आज देखते हैं सीमांत उपयुक्त नियम लागू होने के कारण। इसके पहले आप लोग देखे थे सीमांत उपयुक्त नियम की मान्यताएं। आज देखते हैं सीमांत उपयुक्त नियम के लागू होने के कारण। पहले आवश्यकता विशेष की संतुष्टि। आप सबको मालूम है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है। हमारी जो आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन असीमित आवश्यकताओं को भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। नियम लागू होने का कारण है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि। हमारी आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन इनको पूर्ण करने के साधन सीमित। हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का चयन किया जाता है आवश्यकता की तीव्रता के आधार पर। जिसकी आवश्यकता की तीव्रता अधिक होती है, जिसकी आवश्यकता की तीव्रता अधिक होती है, उन आवश्यकता को पहले पूर्ण किया जाता है। उसके बाद उससे कम तीव्रता वाली आवश्यकता को, उसके बाद फिर इस प्रकार हम आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। अब एक बात और है कि हम जैसे जैसे आवश्यकता को पूर्ण करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो आवश्यकता है वे क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए यह नियम लागू होता है। दूसरा है, जैसे हम देखते हैं आवश्यकता विशेष की संतुष्टि में, जैसे हम नमक उपयोग करते हैं, तो नमक की यदि हम क्या करते हैं, मात्रा को बढ़ाते हैं, नमक की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे नमक की जो उपयोगिता है या नमक के द्वारा जो हमको संतुष्टि मिलती जाती है वे कम होती जाती है। और दूसरा है, वस्तु में अपूर्ण स्थानापन्न होती है। जितने भी वस्तुएं होती हैं वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। स्थानापन्न का मतलब होता है एक वस्तु की अनुपस्थिति में उसी प्रकार की गुण को दूसरी वस्तु द्वारा हम प्राप्त करते हैं। एक स्थानापन्न वस्तु है। स्थानापन्न मतलब उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आवश्यकता वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती है। वस्तुएं होती क्या होती है, अपूर्ण स्थानापन्न होती है। अपूर्ण मतलब सभी वस्तुएं स्थानापन्न नहीं होती। जितने भी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं, उन सभी वस्तुओं में स्थानापन्न नहीं पाई जाती है। जैसे रोटी है और घी है। जैसे हम देखते हैं रोटी है और घी है। रोटी और घी अलग अलग वस्तु है। अब इन दोनों वस्तुओं का यदि हम समान मात्रा में उपयोग करेंगे, रोटी का और घी का, तो हमको क्या मिलेगी, पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होगी, पूर्ण उपयोगिता की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि हम किसी एक को स्थिर रख करके दूसरे वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, मान लो हम घी की मात्रा को बढ़ाते हैं और रोटी की मात्रा को स्थिर रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, घी की यदि हम मात्रा को बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि घी की मात्रा अधिक हो जाएगी और रोटी की मात्रा कम होगी। आप सबको मालूम है, हम जो भी वस्तु को भोग करते हैं, घी लगाकर यदि हम रोटी को भोग कर रहे हैं तो एक समय स्थिति क्या होगी, रोटी की मात्रा कम हो जाएगी। घी की मात्रा को हम बढ़ाते हैं, रोटी की मात्रा को स्थिर रखते हैं, तो क्या होगा, घी की मात्रा अधिक हो जाएगी, रोटी की मात्रा कम होगा, तो रोटी घी लगाने के लिए नहीं बचेगी। इससे हमको क्या पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, हमारी उपयोगिता कम होगा ज्यादा होगा। इसी प्रकार दूसरी स्थिति हम रोटी की मात्रा को बढ़ाते हैं। दूसरी स्थिति है कि हम रोटी की मात्रा बढ़ाते हैं और घी की मात्रा को स्थिर रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रोटी की मात्रा अधिक हो जाएगी और घी की मात्रा कम होगी, तो उस रोटी के द्वारा हमको पूर्ण उपयोगिता नहीं मिलेगी। मतलब करने का मतलब यह है, किसी भी वस्तु की मात्रा को यदि हम बढ़ाते हैं, एक मात्रा को स्थिर रखकर दूसरी मात्रा को बढ़ाते हैं,
तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है। अब इनके अपवाद हैं सीमांत व्यक्तहास नियम के अपवाद। दोष, डाक टिकट, सिक्के तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। आप सबको मालूम है डाक टिकट, सिक्का है या दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह पर उपयोगिता हास नियम लागू नहीं होता है। क्यों? जैसे नए नए हम डाक टिकट का संग्रह करते हैं, नए नए सिक्के का संग्रह करते हैं या दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तो इससे मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है। आप सबको मालूम है यदि कोई डाक टिकट संग्रह करने के लिए या संग्रह करता है या उनकी आदत है, तो क्या होगा, एक डाक टिकट मिलेगा, यदि दूसरी डाक टिकट मिल जाती है तो उनको अधिक उपयोगिता मिलेगी। उसी प्रकार सिक्के, कई लोगों की आदत होती है नए नए सिक्के, दूसरे देशों के सिक्के कलेक्शन करने की या संग्रह करने की आदत होती है। तो इससे क्या होगा, नया सिक्का मिलेगा तो उनके द्वारा उनको उपयोगिता मिलेगी। उसी प्रकार दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह, इस प्रकार यह नियम लागू नहीं होगा। इस पर लागू नहीं होगा, डाक टिकट, सिक्के तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करने पर यह नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम डाक टिकट या सिक्के का संग्रह करते हैं, दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तो नई नई डाक टिकट हमको प्राप्त होता है या सिक्के प्राप्त होते हैं, दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, अधिक मिलती है, इसलिए यह नियम लागू नहीं। दूसरा है मुद्रा, सत्ता, प्रदर्शन, संचय। मुद्रा है, सत्ता है, प्रदर्शन है, संचय है, इससे व्यक्ति का भी संतुष्ट नहीं होता। यदि किसी को सत्ता प्राप्त हो जाए या मुद्रा प्राप्त हो जाए तो उसी मुद्रा में, उसी सत्ता में संतुष्ट नहीं रहता है, उनको पद की आशा होती है, हमारी पद में वृद्धि हो, पदोन्नति किसी होता है। उसी पर मुद्रा द्रव्य, द्रव्य की मात्रा बढ़ती, सबको उद्देश्य होते हैं द्रव्य की मात्रा अधिक हो, इस पर भी यह नियम लागू नहीं होता। जैसे हम मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारे मन में लालच होती है कि और मुद्रा है, या सत्ता भी हमको मिल जाता है, तो क्या होता है, और हमको ऊपर जाना है, हमारी पदोन्नति हो। इस प्रकार यहाँ भी उपयोगिता हास नियम लागू नहीं होता है। शराब, आप सबको मालूम है शराब के जो उपयोगिता है, शराबी शराब के द्वारा शराबी को हर अगले प्याले से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। आप सबको मालूम है यदि शराबी मतलब असमान व्यक्ति, यदि शराबी को शराब की एक बॉटल दिया जाए तो इससे उनकी उपयोगिता क्या होगा, अधिक उपयोगिता मिलेगी? नहीं, कम उपयोगिता मिलेगी। यदि शराबी को एक बॉटल से 2 बॉटल 3 बॉटल, जिसको हम कहते हैं शराबी को शराब के हर अगले प्याले से अधिक उपयोगिता मिलती है, इसलिए यह नियम इसमें लागू नहीं हुआ, यह अपवाद है। चौथा है मधुर गीत तथा कविता। मधुर गीत है, कविता है, इस पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। क्यों? यदि हम मधुर गीत सुनते हैं तो और नया गीत आता है, और नए गीत सुनते हैं या कविता सुनते हैं तो हमारी उपयोगिता क्या होती है, और बढ़ती जाती है। हमको और कविता सुनना है या मधुर गीत सुनना है तो हमारी उपयोगिता क्या होगी, उससे और अधिक मिलेगी। लेकिन यह ठीक नहीं है, सही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, उसी गीत को, एक ही गीत को, जहाँ गीत मधुर गीत है और उसी गीत को यदि हम बार बार या उसी कविता को बार बार सुने तो क्या होता है, धीरे धीरे उपयोगिता कम होती जाती है। ये आपके बताना है कि मधुर गीत तथा कविता पर यह नियम लागू होता है। सबसे पहले वर्णन नहीं करना है, मधुर गीत तथा कविता पर यह नियम लागू नहीं होता है। यदि हम नए नए गीत सुनते हैं या कविता सुनते हैं तो यहाँ उपयोगिता हास नियम लागू नहीं होता है। लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक ही गीत को या एक ही कविता को बार बार सुने तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, कम होती जाती है। उसी प्रकार टेलीफोन की संख्या भी उपयोगिता हास नियम को प्रभावित करती है। टेलीफोन की जो संख्या है वह उपयोगिता हास नियम को प्रभावित करती है। जैसे यदि आपके पास एक मोबाइल है, एक टेलीफोन है, तो आपको उपयोगिता कम मिलेगी। यदि टेलीफोन कनेक्शन की संख्या बढ़ेगी
तो हम क्या करेंगे, अधिक लोगों से बात करेंगे। यदि टेलीफोन की संख्या या मोबाइल की संख्या बढ़ेगी तो हम अधिक लोगों से बात करेंगे। अधिक लोगों से यदि बात करेंगे तो क्या होगा, हमारी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। लेकिन यह भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही टेलीफोन के द्वारा ये बार बार बात करेंगे या एक ही मोबाइल के द्वारा बार बार बात करेंगे तो उपयोगिता हमको कम मिलती है। मतलब पहले की तुलना में दूसरी इकाई से उपयोगिता कम मिलती है। पूरक प्रश्न है, इसको आप सब जानते हैं। पूरक प्रश्नों पर यह नियम लागू नहीं होता है। पूरक प्रश्न मतलब कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो एक के बिना अधूरा होती है। जैसे आपके पास पेन है, पेन है लेकिन स्याही नहीं है, रिफिल नहीं है, तो उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। आपके पास मोटर गाड़ी या दो पहिया वाहन है या चार पहिया वाहन है, तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए। यदि उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए पूरा प्रश्नों पर भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। तो ये हो गया अपवाद। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अपवाद भी आता है। अपवाद में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद होते हैं। इसमें बनावटी भी होता है, वास्तविक अपवाद होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, बनावटी अपवाद लिखिए या वास्तविक अपवाद लिखिए। अपवाद कहा जाएगा, दोष कहा जाएगा, तो ये आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये तो हो गया उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके बाद सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम ये उपभोक्ता संतुलन से संबंधित है। सम सीमांत उपयोगिता जो नियम है वे उपभोक्ता संतुलन से संबंधित है। हम सबको मालूम कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। हम सबको मालूम है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है और हमारे पास जो साधन है वे क्या है, सीमित है। हमारी आवश्यकताएं असीमित है और उनको पूर्ण करने के साधन सीमित है। तो क्या होता है इसमें? प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं, इसको छोड़ो, प्रस्तावना देखते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता संतुलन पर आधारित है और इसके प्रतिपादक हैं हिग्स महोदय। हिग्स H हिग्स, सॉरी H गोसेन। गोसेन ने ये इसका प्रतिपादन किया है। H गोसेन है और इन्होंने इनका प्रतिपादन किया है। इसको गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। गोसेन का पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा नियम है सीमांत उपयोगिता सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसीलिए इसको गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। और आगे आपको बताना है हमारी आवश्यकताएं असीमित है। एक बार और सुनिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता संतुलन पर आधारित है, जिसको हम उपभोक्ता की बचत करते हैं। अब इसके प्रतिपादन किसने किया? H गोसेन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया, इसीलिए इसे गोसेन का द्वितीय नियम या दूसरा नियम कहते हैं। अब इसमें आगे बताना है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है। हमारी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है और उनको पूर्ण करने के साधन सीमित है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं? वे असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सीमित साधनों का इस प्रकार प्रयोग करता है कि सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान हो। प्रत्येक उपभोक्ता में अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सीमित साधनों का इस प्रकार प्रयोग करता है कि सभी वस्तुओं से हमको क्या मिले? समान उपयोगिता प्राप्त हो। इसीलिए इसको हम प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। प्रतिस्थापन भी नियम कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए
क्या करते हैं, सीमित साधनों का इस प्रकार उपयोग करते हैं कि सभी साधनों से प्राप्त उपयोगिता समान हो। इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन। सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन। सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन, इसको यदि हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति में अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सीमित साधनों का इस प्रकार प्रयोग करते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता में अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सीमित साधनों का इस प्रकार प्रयोग करता है कि सभी इकाइयों से, मतलब हमारे पास जो साधन है सभी साधनों से, सीमित साधनों से हमको क्या मिले, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो वही अपने सीमित साधनों का, सीमित साधन मतलब रुपये का इस प्रकार प्रयोग करता है कि सभी साधनों से हमको क्या मिल सके, समान उपयोगिता की प्राप्ति हो सके। तो ये हो गया सीमांत समसीमांत उपयुक्ति नियम। उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में दो प्रकार हैं, एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में, एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में, और दूसरा है दो या दो से अधिक वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। तो पहले देखते हैं एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। हमारे पास क्या है, एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु के द्वारा हमको क्या करना है, उनका हमको उपभोग करना है। तो हम अपने सीमित साधनों का क्या करेंगे, इस प्रकार प्रयोग करेंगे कि इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली क्या हो, उपयोगिता समान हो। क्योंकि हमारे पास एक ही वस्तु है और जो मात्रा है हमारे पास पूंजी की मात्रा है, साधन है, वे क्या है, कम है। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी उपभोक्ता को चुनाव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु को उपभोग करना है। एक ही वस्तु को उपभोग करना है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वे अपने सीमित साधनों किस प्रकार प्रयोग करेगा, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कि हमको क्या मिल सके, समान, मतलब जितना रुपया है उस रुपये का हम इस प्रकार खर्च करें कि हमको उस वस्तु से समान उपयोगिता की प्राप्ति हो। अब इसमें एक बात और है, एमयू आप सबको मालूम है, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। एक मतलब वस्तु है, एक वस्तु है। अब एक वस्तु में कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं, लेकिन हम एमयू एक्स बराबर एमयू एम, तो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एक्स जो है वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता है, एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु है, ये सूत्र है, एमयू एक्स बराबर एमयू एम। एमयू एक्स सीमांत उपयोगिता, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उसी बात एमयू एम एक्स वस्तु की मुद्रा कीमत का उपयोग, मतलब सीमांत उपयोगिता की मुद्रा कीमत। एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और एम मतलब मुद्रा की कीमत। इसको आपको बताना है, सूत्र है ये समसीमांत उपयोगिता नियम में। अब तालिका द्वारा हमको स्पष्टीकरण करना है। तालिका हमको बनाना है, एक वस्तु की इकाइयां, एक वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता एमयू एक्स बोलते, एक वस्तु की इकाइयां पहले कॉलम में, दूसरी कॉलम में एक वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता एमयू एक्स, उसी प्रकार तीसरा कॉलम में वस्तु की कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता। जैसे हम देखते हैं उपभोक्ता की बचत में क्या होता है, इसको यदि हम देखें, कोई भी उपभोक्ता है वस्तु की प्रथम इकाई प्राप्त करने के लिए, कोई भी उपभोक्ता है वस्तु की प्रथम इकाई प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सोचते हैं, मान लो हम प्यासे हैं या भूखे हैं, कोई व्यक्ति तो सोचता है कि हम रोटी की एक इकाई प्राप्त करने के लिए, और सोचता है कि रोटी की एक इकाई प्राप्त करने के लिए हम अधिक से अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस हमको क्या मिले, रोटी मिले। या कोई प्यासा है तो एक गिलास पानी के लिए भी अधिक से अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो।
क्योंकि इकाई चाहिए, एक इकाई चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एक इकाई का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं तो हमको थोड़ी संतुष्टि की प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति की यही उम्मीद होती है, आशा होती है कि हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए, वस्तु की प्रथम इकाई प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक कीमत देने को तैयार होते हैं। लेकिन वास्तव में हमको जो कीमत चुकानी पड़ती है वो सभी इकाई की, पहली इकाई से लेकर जितने भी हम इकाई का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो सभी इकाई की कीमत क्या होती है, समान होती है। आप समोसा खाते हैं, समोसा भी खाने जाते हैं और प्रथम इकाई की कीमत 5 रुपये है, द्वितीय इकाई की कीमत भी 5 रुपये। इस प्रकार यह है वस्तु की कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता, सभी वस्तु की कीमत एक होगी, एक समान होगी, 10-10 रुपये सभी की होगी। अब आधिक्य है, मतलब mu x में क्या करना है, वस्तु की कीमत px, mu x माइनस px बराबर आधिक्य निकलेगा। मतलब पहली इकाई की उपयोगिता 50 है, तो 50 ऋण 10 बराबर 40। उसी प्रकार दूसरी इकाई है 40, 40 ऋण 10 बराबर 30, 30 ऋण 10, तीसरी इकाई में 30 है, 30 ऋण 10 बराबर 20। उसके बाद चौथी इकाई में 20 है, 20 ऋण 10 बराबर 10। उसके बाद हम पांचवी इकाई लेते हैं, 10 ऋण 10 बराबर 0। उसके बाद यदि हम छठवीं इकाई का उपभोग करते हैं तो प्राप्त उपयोगिता 5 है और कीमत भी 10 रुपये है, तो यहाँ क्या हो गया, -5 होगा। अब इस तालिका में हम देखें, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ये तालिका है, तो आपको वर्णन करना है तालिका का, तो तालिका में क्या लिखना है, उपरोक्त तालिका। जब भी आप बनाओगे तालिका ऊपर बनेगा और वर्णन नीचे बनेगा। तो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वस्तु की, एक वस्तु की 6 इकाई है, एक वस्तु की 6 इकाई है, और दूसरा कॉलम में एक वस्तु के प्राप्त उपयोगिता, मतलब mu x पहली इकाई से 50, दूसरी से 40, तीसरी 30, चौथी से 20, पांचवी से 10 और छठवीं से 5। उसी तरह त्याग की जाने वाली जो हम कीमत देते हैं, वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हम कीमत देते हैं, सभी वस्तु की कीमत 10-10 रुपया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आधिक्य निकालना है, दोनों घटाना है। तो पहली इकाई 40, दूसरी इकाई 30, तीसरी इकाई 10, चौथी इकाई 10, तीसरी इकाई 20। अब आपको ध्यान देना है, कोई भी व्यक्ति कहाँ तक वस्तु को उपभोग करेगा। यदि हम 5वीं इकाई का उपयोग करते हैं तो हमको त्याग की जाने वाली 5वीं इकाई के यदि हम उपयोग करते हैं तो हम त्याग करते हैं, कीमत के रूप में जो त्याग करते हैं, कीमत चुकाते हैं, और उससे प्राप्त उपयोगिता दोनों बराबर होती है। ध्यान से सुनो, हम 5वीं इकाई यदि हम देखें तो 5वीं इकाई में क्या हो रहा है, चौथी इकाई तक हम उपभोग करते हैं तो हमको उपयोगिता अधिक मिल रही है। लेकिन यहाँ देखते हैं 5वीं इकाई में उपभोग हम करते हैं 5वीं इकाई का, तो प्राप्त उपयोगिता 10 के बराबर होती है, और जो हम कीमत चुकाते हैं वे भी 10 रुपया है। तो हम 5वीं इकाई का उपभोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमको उपयोगिता मिली है, शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। तो 1 से लेकर 4 इकाई, तो 4 इकाई क्या होगा, अब सबको मालूम है, सीमांत इकाई। चौथी इकाई क्या होगा, सीमांत इकाई कहा जाएगा, और सीमांत उपयोगिता से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, सबको मालूम है। तो आपको यह बताना है कि कोई भी उपभोक्ता 5वीं इकाई तक उपभोग करेगा। क्यों? क्योंकि त्याग की जाने वाली कीमत और प्राप्त उपयोगिता दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद वो 6वीं इकाई का उपयोग नहीं करेगा।
छठी इकाई को भोग करता है तो हमको उपयोगिता कम मिलेगी, लेकिन कीमत अधिक देना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें, जहाँ पर क्या होती है उपयोगिता और त्याग की जाने वाली कीमत, यहाँ पर क्या हो रही है उपयोगिता, वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता और त्याग की जाने वाली कीमत दोनों बराबर होती हैं, वहीं तक उपभोक्ता उस वस्तु को भोग करेगा, उसके बाद वो भोग करना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ उनको सम सीमान उपयोगिता की प्राप्ति है। समान मतलब त्याग की जाने वाली कीमत और प्राप्त उपयोगिता दोनों बराबर है। तो कोई भी उपभोक्ता में अपनी वस्तु को भोग करता है तो 5वीं इकाई तक उपभोग करेगा, उसके बाद में उस वस्तु का उपभोग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ त्याग की जाने वाली जो हम कीमत चुका रहे हैं और उपयोगिता दोनों बराबर हो रही है। तो कोई भी उपभोक्ता में उस वस्तु का वो 5 इकाई तक करेगा, 6वीं इकाई को भोग नहीं करेगा, क्योंकि उनको ऋणात्मक उपयोगिता की प्राप्ति होगी। ये हो गया आपको समझाना है तालिका। कल आपको बताएंगे चित्र